मेरा नाम है नियति पटेल और मैं क्लास एमएससी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मेरा सेमिनार टॉपिक है नाइट्रोजिनस। सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे। कंटेंट दिया हुआ है हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजिनस और एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि हमारे आसपास हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिक इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए नेचर क्या करता है कि नेचर में एक सिस्टम होता है जो सिस्टम को यूजेबल बनाता है। सिस्टम को नहीं, नाइट्रोजन को यूजेबल बनाता है। यही काम नाइट्रोजिनस एंजाइम करता है। ये नाइट्रोजन को बदलकर अमोनिया बनाता है और अमोनिया को प्लांट आसानी से यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा दिया हुआ है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है और क्या बता रहा है कि दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज नाइट्रोजन फिक्टेशन। तो ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए इस प्रोसेस को मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए कोई इस प्रोसेस को ही हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्टेशन कहते हैं। और यह नेचर में नाइट्रोजन का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस। तो इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस में इसके 3 मेन फॉर्म नाइट्रोजिनस होते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये 3 है। एक मोलिडिनियम नाइट्रोजिनस, दूसरा वेनेडियम नाइट्रोजिनस, तीसरा आयरन ऑनली नाइट्रोजिनस। तो इसमें क्या होता है मैं ये बताऊँगी। सबसे पहले बताऊँगी कि मोलिडिनियम नाइट्रोजिनस का। तो यह सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें मोलिडिनम मेटल होता है। यह सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा काम करने वाला होता है और मैक्सिमम बैक्टीरिया में यही पाया जाता है। मैक्सिमम मतलब बैक्टीरिया में ये ही पाया जाता है। ठीक। फिर है हमारा दूसरा वेनेडियम नाइट्रोजिनस। तो इसमें क्या है कि इसमें वेनेडियम मेटल होता है और यह तब यूज़ होता है जब मोलिडिनम अवेलेबल नहीं होता है और इसकी जो एफिशिएंसी होता है वो मोलिडियम से कम होती है। और फिर इसका है हमारा फिर इसका तीसरा टाइप है। तीसरा वाला जो बोल रहा है आयरन ऑनली नाइट्रोजिनस है। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आयरन होता है और यह सबसे सिंपल और कम एफिशिएंट टाइप है और यह रेयर कंडीशन में काम करता है। फिर हमारा दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस को मैं समझाती हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस। तो नाइट्रोजन एक एंजाइम सिस्टम है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है और इसकी स्ट्रक्चर को समझना आसान है। अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें या फिर मान लें, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारा है आयरन प्रोटीन। ये छोटा पार्ट है, इसका छोटा पार्ट है, मतलब यह छोटा प्रोटीन है और इसमें आयरन सल्फर होता है और इसका काम यह है कि इलेक्ट्रॉन देना, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। और यह एडेनोसाइन थायोसल्फेट एनर्जी का यूज़ करता है और इसमें तुम मतलब बैक्टीरिया या पावर सप्लायर समझ सकते हो। ठीक। फिर दूसरा है हमारा आयरन मोलिडिनम प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि ये बड़ा प्रोटीन है और यहीं पर मेन रिएक्शन होती है और यहाँ पे मेन रिएक्शन होता है और इसमें स्पेशल साइट होते हैं जिसमें आयरन मोलिडिनम को फैक्टर रहते हैं
और इसे तुम मेन रिएक्शन सेंटर जैसे समझो कि ये है मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होता है या कन्वर्ट करता है, यही है बस इसमें। फिर यहाँ तो इसमें क्या है कि इसमें क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस फेरेडॉक्सिन ये क्या कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आना सबसे पहले रिड्यूस फेरेडॉक्सिन से एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पूरी प्रोसेस के लिए फ्यूल का मतलब इस पूरी प्रोसेस के लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक ना। इसके बाद फिर है हमारा है आयरन प्रोटीन। ये आयरन प्रोटीन का क्या रोल है ये मैं ये बता रही हूँ। तो आयरन प्रोटीन ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आयरन प्रोटीन के पास जाता है, लेकिन आयरन प्रोटीन तब तक आगे काम नहीं कर सकता जब तक उसे एनर्जी ना मिले, ठीक। इसके बाद फिर है हमारा एटीपी और एडीपी। तो ये क्या करता है एटीपी और तो इस डायग्राम में आप एक सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल इस डायग्राम में आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल जो है तो जहाँ पे एटीपी और एडीपी में बदल रहा है, एटीपी एडीपी में बदल रहा है, इसका मतलब है कि एटीपी अपनी एनर्जी दे रहा है, इस एनर्जी का यूज़ करके आयरन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब जो मैंने बताया कि जो आयरन प्रोटीन बोल रही हूँ कि एक्टिवेट हो जाता है वो ये है, ठीक ना। इसके बाद फिर हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के क्या है कि एक बार एक्टिवेट होने के बाद आयरन प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब कि आयरन ये दिख रहा है ना यहाँ पे, आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन की तरफ इधर ढकेल देता है, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब कि ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है और ये अमोनिया, मतलब इसका जो है कि आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन ही वो जगह है, आयरन मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन, ये ही वो जगह है जहाँ असली काम होता है, जहाँ ये असली काम होता है। तो ये हवा में नाइट्रोजन ये दिख रहा होगा, ये हवा में नाइट्रोजन है, ठीक है ना, लेता है और उन इलेक्ट्रॉन की मदद से उसे अमोनिया में बदल देता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये हवा में है नाइट्रोजन, एक क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइन इसमें मतलब क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा मैंने पेंसिल चला दिया इसलिए ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी क्लियर दिखेगा। तो जो ये हवा में नाइट्रोजन दिख रहा है, इससे चेंज होके ये अमोनिया में हो जाता है। मतलब जो मैंने अभी बताया कि ये हवा में नाइट्रोजन लेता है और उन इलेक्ट्रॉन की मदद से अमोनिया में बदल देता है। ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इस मतलब नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में बस यही बता रहा है जो मैंने आपको समझाया, ठीक। इसके बाद फिर हमारा, और मैं ये बताना तो भूल ही गई थी कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और एडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी जो है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है और जो एडीपी है वो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है। और इस मतलब ये जो दिया हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को मैं थोड़े से लाइन में बताना चाहूँगी कि इस प्रोसेस में एटीपी से एनर्जी ली जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन को मूव किया जा सके और उन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सके, बस यही है इसमें। और यहाँ मैकेनिज्म है नाइट्रोजिनेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख रहा होगा, सॉरी ये है पाइरूवेट। तो इसका क्या है कि
इलेक्ट्रॉन का मिलना, सबसे पहले पाइरूवेट के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और फेरोडोसिन प्रोटीन तक पहुंचते हैं। ये दिख रहा होगा आपको नीचे फेरोडोसिन, ये रहा फेरोडोसिन। यहाँ से मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ से पाइरूवेट से ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फेरोडोसिन प्रोटीन तक पहुँचते हैं। ठीक, इसके बाद फिर है हमारा नीचे दिया हुआ है, फिर है हमारा आयरन प्रोटीन का चार्ज होना, मतलब आयरन प्रोटीन, फिर आयरन प्रोटीन चार्ज होना, फिर मतलब तब ये जो है फेरोडोसिन से ये इलेक्ट्रॉन आयरन प्रोटीन के पास जाता है, फिर ये यहाँ से निकल कर ये आयरन प्रोटीन के पास जाता है। ठीक ना, इसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है एटीपी का जोड़ना, एटीपी का जो ये एटीपी है वो उसका जोड़ना, तो उसका कैसे फिर है, इस वक्त हमारे एटीपी मॉलिक्यूल आयरन प्रोटीन से जुड़ते हैं। इस आयरन प्रोटीन की रिडक्शन पावर मतलब बढ़ जाती है। ठीक ना, इसका रिडक्शन पावर, आयरन प्रोटीन का रिडक्शन पावर बढ़ जाता है और पोटेंशियल का जो होता है वो 300 से 420 MV हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है। ठीक, फिर है कि दोनों प्रोटीन का मिलना, मतलब दोनों प्रोटीन का मिलना, तो फिर अब ये चार्ज रिड्यूस आयरन प्रोटीन और आयरन मोलिडिनम प्रोटीन के पास जाकर उसे मतलब जुड़ जाता है। ठीक ना, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिख रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये थोड़ा वो हो गया है, इसीलिए अच्छे से आपको क्लियर, इसलिए मैं ऐसे ही मतलब क्लियर ये दिख रहा है इसलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से प्रोटीन की शेप बदलती है। ठीक ना, और जो है आयरन प्रोटीन अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन मोलिडिनम प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या है कि अलग होना, डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो, फिर कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीडाइज्ड आयरन प्रोटीन वापस अलग हो जाता है। ठीक, और ये साइकिल बार बार ऐसे ही चलता रहता है। ठीक, फिर हमारे देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन और अमोनिया का है, तो इसका क्या है कि नाइट्रोजन और अमोनिया बनना। ठीक ना, तो फिर मतलब कि सारा मेहनत जो है, जो मैंने इधर जो बताया कि सारा मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, तो सारी मेहनत ये आयरन जो ये लास्ट में दिया है, देखिए ये आयरन मोलिडिनम प्रोटीन, ये जो है आयरन मोलिडिनम प्रोटीन के अंदर होती है। ठीक ना, क्योंकि यही तो जगह है जहाँ नाइट्रोजन जुड़ता है और अमोनिया में बदल जाता है, मतलब यहाँ आके नाइट्रोजन से अमोनिया में ये बदल जाता है। बस इस मैकेनिज्म में यही बताया गया है जो मैंने आपको समझाया। ठीक, अब यहाँ हम सबसे लास्ट में देखेंगे इसका एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, यहाँ देखिए ये सबसे लास्ट है ये एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या क्या किस चीज़ में इसका यूज होता है वो बताया गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, तो फिर इसका क्या है कि नाइट्रोजिनस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक ना, फिर है हमारा दूसरा है जो है कि यूज्ड इन बायो फर्टिलाइज़र, तो यूज्ड इन बायो फर्टिलाइज़र का क्या है कि ये बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबिनम
तो राइजोबियम में होता है जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, ठीक ना। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ सूटेबल एग्रीकल्चर। तो इसका क्या है कि यह इम्पोर्टेंट फॉर सूटेबल एग्रीकल्चर मतलब यह केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम करता है और यहाँ की मतलब यहाँ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग में मदद करता है। थैंक यू। मैंने आपको जो भी समझाया है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ या मैं समझाया हुआ अगर आपको समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।